नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी अपनी तक्षशिला एकेडमी जोधपुर के यूट्यूब पेज पर। दोस्तों अपन पढ़ रहे हैं राजस्थान। आज जो अपन पढ़ रहे हैं वो है राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो पहले परीक्षाओं में आ चुके हैं और उनके आसपास जितने भी नए सवाल जो बनने की अपने आसार रखते हैं, यानी वो भी आ सकते हैं या उनसे संबंधित कितने सवाल बन रहे हैं उनके आसपास, उनके ऊपर अपन चर्चा करेंगे। इसी के साथ अपन पहला प्रश्न पढ़ते हैं और पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि प्राचीन राजस्थान की मूर्तिकला की प्रतीक नाद की शिव प्रतिमा किस जिले से प्राप्त हुई है? 4 ऑप्शन है आपके पास। सवाल क्या है? नाद की शिव प्रतिमा। 4 ऑप्शन है। अ में अजमेर है, ब में चित्तौड़ है, स में उदयपुर है और द में कोटा है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ब चित्तौड़गढ़। और चित्तौड़गढ़ में किसकी मूर्ति मिली है? शिव नाद की शिव प्रतिमा मिली है। ठीक है, तो ये था आपका पहला सवाल। अब बात करते हैं दूसरे सवाल की। दूसरा सवाल देखिए क्या सवाल है। दूसरा सवाल ये कहता है कि कट्टीबंधु के नाम से निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्रसिद्ध था? 4 ऑप्शन है। अ में धारावर्ष है, ब में विग्रहराज चतुर्थ है, श में कुंभा है और द में शांगा है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा विग्रहराज चतुर्थ। कौन होगा? विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ के बारे में सुन लीजिए थोड़ा सा। विग्रहराज चतुर्थ किस वंश के शासक थे? चौहान वंश के। किस वंश के? चौहान वंश के। सवाल पूछा जाता है कि विग्रहराज चतुर्थ की एक प्रसिद्ध पुस्तक है, प्रसिद्ध पुस्तक, और पुस्तक का नाम क्या है? उस पुस्तक का नाम आपको शायद पता होगा। एक नाटक लिखा था उन्होंने, हरिकेली। क्या लिखा था? हरिकेली। और एग्जाम में कई बार यह भी पूछा है कि विग्रहराज चतुर्थ द्वारा रचित हरिकेली नाटक में किसका वर्णन है? तो शिव और पार्वती का दोनों के बीच में वार्ता का वर्णन है। शिव पार्वती वार्ता का वर्णन है। अब इसके अलावा विग्रहराज चतुर्थ के बारे में क्या आ सकता है? तो सवाल यह पूछा जाता है कि विग्रहराज के दरबार में एक कवि रहता था जिसका नाम था सोमदेव। क्या नाम था? सोमदेव। और सोमदेव ने विग्रहराज चतुर्थ की वीरता, इनके साहस और इनकी चतुराई और इनके जो सभी गुणों को देकर एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था ललित विग्रहराज। की कौन सी पुस्तक थी? ललित विग्रहराज। सवाल पूछा जाता है कि ललित विग्रहराज का लेखक सोमदेव किसके दरबार में रहता था? तो विग्रहराज चतुर्थ के दरबार में। अगर ये सवाल पूछ ले तो ठीक है, लेकिन सवाल ये भी पूछ लेता है कि ललित विग्रहराज पुस्तक की रचना किसने की थी? तो सोमदेव ने की थी। ठीक है भाई। अगली बार राजस्थान के अंदर देखो, इन्होंने सबसे पहले किसका निर्माण करवाया था? संस्कृत पाठशाला का। किसका निर्माण करवाया था? संस्कृत पाठशाला। और राजस्थान में संस्कृत पाठशाला 2 है वैसे, एक तो जालोर दुर्ग में भी थी पहले। ठीक है, तो संस्कृत पाठशाला का इन्होंने निर्माण करवाया था और लगभग 1200 ईस्वी की बात है। और 1200 ईस्वी में ये जो संस्कृत पाठशाला है यहाँ पर आक्रमण करता है कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन करता है? कुतुबुद्दीन ऐबक। और इस संस्कृत पाठशाला को वो क्या कर देता है? तुड़वा देता है और इसकी जगह क्या कर देता है? एक 2.5 दिन का झोपड़ा नामक एक नई इमारत का निर्माण करता है। तो जो पहले 2.5 दिन का झोपड़ा है जो अभी वर्तमान का, उस 2.5 दिन की झोपड़े के स्थान पर पहले क्या थी? संस्कृत पाठशाला थी। क्या थी भाई? संस्कृत पाठशाला। और संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया था विग्रहराज चतुर्थ ने। ठीक है, अब देखिए पूरा का पूरा वापिस। विग्रहराज चतुर्थ पुस्तक कौन सी लिखी? इसको किस नाम से जाना जाता था? कट्टीबंधु के नाम से। किस नाम से? कट्टीबंधु से। अगली बात, किस वंश से? चौहान वंश से। प्रसिद्ध पुस्तक इन्होंने लिखी थी हरिकेली। और हरिकेली में इन्होंने किसका मतलब जिक्र किया था? शिव और पार्वती का। इसके अलावा इनके दरबार में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम था सोमदेव। और सोमदेव ने पुस्तक लिखी थी विग्रहराज, ललित विग्रहराज। इन्होंने विग्रहराज चतुर्थ ने अजमेर के अंदर संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया, लेकिन 1200 ईस्वी में मुस्लिम आक्रमणकारी कुतुबुद्दीन ऐबक, जो यहाँ पर मैंने KTB लिखा है, कुतुबुद्दीन ऐबक, वो यहाँ पर हमला करता है और संस्कृत पाठशाला को तुड़वाकर 2.5 दिन का झोपड़ा बनवा देता है। और 2.5 दिन के झोपड़े पर वर्तमान में अगर सवाल पूछ ले कि यहाँ पर किसका उर्स लगता है, तो एक बाबा है जिनका नाम है पंजाब शाह। तो पंजाब शाह का यहाँ पर क्या लगता है? उर्स लगता है। तो ये था विग्रहराज से संबंधित 2 सवाल महत्वपूर्ण एग्जामों में पूछे गए हैं या फिर बन सकते हैं। ठीक है भाई। अब देखते हैं अगला सवाल। और अगला सवाल क्या कहता है? देखिए, खानवा का प्रसिद्ध युद्ध। किसका? खानवा का प्रसिद्ध युद्ध
कब हुआ, यानी सन पूछ रहा है कि भाई खानवा का प्रसिद्ध युद्ध है वो कब लड़ा गया या कब हुआ था। 4 ऑप्शन है, अ में 1527 है, ब में 1515 है, स में 1512 है और द में है 1522। दोस्तों खानवा का युद्ध लड़ा गया था 1527 में। कब लड़ा गया था? 1527 में। ठीक है, इसके अलावा ध्यान रखना एग्जाम में सवाल पूछा जाता है खानवा के युद्ध से संबंधित। खानवा का युद्ध है, इस युद्ध से संबंधित देखो क्या क्या सवाल पूछे गए हैं। वर्तमान में जो ये खानवा है ये कहां पर है? तो वर्तमान में ध्यान रखना भरतपुर में है। वर्तमान में खानवा कहां है भाई? भरतपुर में। एग्जाम में पूछा गया था कि भरतपुर किस जिले, खानवा किस जिले में है? तो भरतपुर जिले में। कई बार यह सवाल पूछा जाता है खानवा का युद्ध कब हुआ? 1527 में। किस किस के मध्य हुआ? तो राणा सांगा और किसके मध्य हुआ था? मुगल आक्रमणकारी था जिसका नाम था बाबर। क्या नाम था? बाबर के मध्य हुआ था। इस युद्ध में जीता कौन था? बाबर। पराजय किसकी हुई थी? राणा सांगा की। अगली बात याद रखना, यहां पर एक देखो खानवा के युद्ध में एक नया शब्द आया था, पाती पैरवण प्रथा। पाती पैरवण प्रथा। अब पाती पैरवण प्रथा क्या थी सुन लीजिए। कहा जाता है कि खानवा के युद्ध के समय राणा सांगा का सभी जो राजपूत शासक थे उस समय के हिंदुस्तान के लगभग सभी शासकों ने राणा सांगा के झंडे के नीचे खड़े होकर इनका साथ दिया और खानवा के युद्ध में भाग लिया था और उसे कहा गया था पाती पैरवण प्रथा। यानी पाती पैरवण प्रथा को जीवित वापस किसने किया था? तो वो किया था सांगा ने। ठीक है भाई, सांगा का पूरा नाम था महाराणा संग्राम सिंह। कई बार एग्जाम में यह पूछा जाता है महाराणा सांगा के उपनाम, सांगा के उपनाम। तो सांगा के 2 उपनाम है जो एग्जाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं, तो ध्यान रखना इनको क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है हिंदुपत बादशाह। हिंदुपत बादशाह। इसके अलावा एक और शब्द मिलता है इनके बारे में, इन्हें कहा जाता है एक सैनिक का भग्नावशेष। एक सैनिक का भग्नावशेष। ऐसा कहा जाता है कि खानवा के युद्ध में इनको लगभग 80 घाव लगे थे। और ठीक है, इसके अलावा इनके कहा जाता है कि जब ये युद्ध में इतने सारे युद्ध किए, इतने मतलब बुरी तरीके से घायल हो चुके थे, लेकिन फिर भी इन्होंने मतलब एक युद्ध जीतने का जो इनके अंदर जो जोश था वो कम नहीं हुआ था। कहते हैं कि युद्ध के दौरान एक हाथ, एक पांव, एक आंख चली गई थी इनकी और इसके अलावा शरीर पर लगभग 80 घाव लग चुके थे, लेकिन इन्होंने फिर भी हार नहीं मानी थी। और ऐसे थे हमारे देश के या मेवाड़ के वीर प्रतापी शासक राणा सांगा। तो यहां पर राइट होगा वो होगा 1527। ठीक है भाई, अब देखते हैं अगला सवाल। और अगला सवाल क्या कहता है आपकी स्क्रीन पर देखिए, लाठी सीरीज क्या है? सवाल पूछा है लाठी सीरीज क्या है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको। 4 ऑप्शन कौन कौन से हैं? अ में क्या कहता है? भूमिगत जल पट्टी। ब में है वन संरक्षण कार्यक्रम। स में है सेवन घास पट्टी और द में है उपयुक्त सभी। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा भूमिगत जल पट्टी। कैसी भूमिगत? कैसी भूमिगत जल पट्टी? कैसे है भूमिगत जल पट्टी? मैं आपको समझा देता हूं। देखिए, पोखरण से लेकर जैसलमेर के अंदर, पोखरण से लेकर रामगढ़, कहां पर? जैसलमेर की बात हो रही है, ध्यान रखना। लाठी सीरीज किस जिले में है? ध्यान रखना, लाठी सीरीज जैसलमेर में है। और जैसलमेर में भी कहां पर? पोखरण से लेकर रामगढ़ तक। कहते हैं कि यहां पर एक भूगर्भिक मीठे जल की एक भूमिगत जल पट्टी है जहां पर मीठा पानी पाया जाता है और यहां पर एक विशेष प्रकार की घास उगती है, ध्यान रखना। और उस घास का नाम क्या है? तो आप लोगों को सबको पता है, सेवण। क्या नाम है? सेवण। सेवण को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? सेवण को कहा जाता है लिल्लौन। क्या कहा जाता है? लिल्लौन। लेकिन कभी कभी यह पूछ देता है कि जो ये सेवण या लिल्लौन घास है इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो दोस्तों याद रखना इसका वैज्ञानिक नाम है लस्सीयूरुस। लस्सीयूरुस। और एक और शब्द आता है इसके नीचे, उसका नाम है सिडिकुस। लस्सीयूरुस सिडिकुस किसका नाम है भाई? ये इसका लिल्लौन का या फिर कह सकते हो सेवण घास का वैज्ञानिक नाम है। दूसरी चीज, सवाल सेवण का पूछा जाता है कि पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर जिले में कौन सी घास उगती है? सेवण। कभी भी एग्जाम में कभी पूछ ले कि राजस्थान में धामण, करड़, अंजन, ध्यान रखना। इसके अलावा धामण तो दे दिया है, और सेवण ये क्या है? तो 4 ऑप्शन मिलेंगे आपको, कहेंगे कुछ भी, लेकिन याद रखना ये राजस्थान के अंदर जो पश्चिमी राजस्थान में उगने वाली क्या है? घास की प्रमुख
किस में है? तो इसका जो राइट आंसर होगा भूमिगत जल पट्टी है, लाठी सीरीज, और है कहां पर? पोखरण रामगढ़ में। इसके जल पट्टी के अंदर उगती कौन सी घास है? सेवण। इसको स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? लिलोन। वैज्ञानिक नाम है लिसियूरियो सिडिकुस। लाठी सीरीज जैसलमेर के अंदर है, और दामन करण अंजन है, ये पश्चिमी राजस्थान में उगने वाली घास की प्रमुख क्या है? किस में है? ठीक है भाई। अब पढ़ते हैं अगला सवाल, और अगला सवाल क्या है आपकी स्क्रीन पर देख लीजिए। लिखा है सन 1730 में राजस्थान, सन 1730 में राजस्थान के जोधपुर जिले में खेजड़ली आंदोलन किसके लिए हुआ था? चार ऑप्शन है आपके, और चारों ऑप्शन है इस तरह से देखिए। पहला ऑप्शन है जल संरक्षण के लिए, दूसरा वन संरक्षण के लिए, तीसरा नदी संरक्षण के लिए, और चौथा है मृदा संरक्षण के लिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा वन संरक्षण के लिए। किसके लिए हुआ भाई? वन संरक्षण के लिए। अब देखिए दो तीन बातें इसके बारे में सुन लेते हैं। आंदोलन कौन सा? खेजड़ली। और सवाल देखो क्या क्या बनते हैं। खेजड़ली आंदोलन कब हुआ था? 1730 में। कई बार यह पूछ लें कि खेजड़ली आंदोलन हुआ था, उस आंदोलन के दौरान जोधपुर के शासक कौन थे, यानी मारवाड़ के शासक कौन थे? तो उस समय शासक थे, उनका नाम था अभय सिंह। क्या नाम था भाई? अभय सिंह, महाराजा अभय सिंह, ध्यान रखना। अब यह सवाल पूछा जाता है कई बार कि खेजड़ली आंदोलन हुआ था, यह खेजड़ली आंदोलन, इसका नेतृत्व किसने किया था? ध्यान रखना, इसका नेतृत्व किया था एक महिला थी बिश्नोई संप्रदाय की, और उसका नाम था अमृता देवी। क्या नाम था भाई? अमृता देवी। सवाल पूछा जाता है कि खेजड़ली आंदोलन में प्रथम शहीद होने वाली महिला का नाम क्या था? तो अमृता देवी था। अब बात करते हैं कि क्यों हुआ। तो वन संरक्षण के लिए हुआ था, और वनों में स्पेशली किसके लिए खेजड़ली जाना जाता है? तो खेजड़ली जाना जाता है खेजड़ी वृक्ष के लिए। किसके लिए जाना जाता है? खेजड़ी वृक्ष के लिए। ऐसा कहा जाता है कि महाराजा अभय सिंह के समय महल बनाने के लिए लकड़ियों की आवश्यकता हुई, और उस समय मारवाड़ में लकड़ियां ज्यादा नहीं थी, तो मारवाड़ की सेना लकड़ियों की तलाश में इधर उधर गई। उस समय इनको खेजड़ली गांव में क्या मिली थी? बहुत अधिक लकड़ियां मिली थी, इन खेजड़ी के वृक्ष मिले थे, और खेजड़ी वृक्ष को काटने के लिए सेना थी वो शुरू हुई थी कि मतलब विष्णु संप्रदाय के लोग आ गए और उन्होंने इसका विरोध किया था कि भाई हमें कुछ नहीं करना है, आप पेड़ों को मत काटिए। अगर आप पेड़, फिर भी वो नहीं माने, तो उन्होंने कहा हम तो पेड़ काटेंगे। तो उन्होंने विष्णु ने कहा कि अगर आप पेड़ काटोगे तो सबसे पहले हमारा क्या करना, मतलब काटना पड़ेगा, गला काटना पड़ेगा। तो ऐसे ऐसे करके उन्होंने अपने बलिदान दिया था। और इसके लिए आपको पता होगा विष्णु संप्रदाय के लिए एक काफी प्रसिद्ध उक्ति है, सिर साटे तो रूख भी सस्तो जान, रूख भी सस्तो जान। यानी कहने का मतलब है कि अगर आपके एक सिर के कटने से एक वृक्ष बचता है तो भी आप यह मान लीजिए कि यह अपने लिए सस्ता सौदा है, अपना घाटा नहीं है इसमें। ठीक है। इसके अलावा ध्यान रखना कि विश्व का एकमात्र, पूरे विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला कहां आयोजित होता है भाई? खेजड़ली में। वृक्ष मेला खेजड़ली अपने कहां है? जोधपुर में है। अब देखो अगली बात, कई बार एग्जाम में यह पूछा जाता है कि राजस्थान सरकार द्वारा वन संरक्षण के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? तो राजस्थान में वन संरक्षण के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार है, उसका नाम है अमृता देवी पुरस्कार। क्या नाम है? अमृता देवी पुरस्कार है। यह 1994 से देना प्रारंभ हुआ था और इसके अंतर्गत 50,000 रुपए देती है सरकार। और ध्यान रखना प्रशस्ति पत्र देती है और शॉल उड़ाकर क्या करती है? स्वागत करती है। ठीक है। तो यह था आपका वन संरक्षण 1730 से संबंधित जो पूरी थी, उसके क्या क्या सवाल बन सकते हैं। वो क्या सवाल था? 1730 में राजस्थान के जोधपुर जिले में खेजड़ली आंदोलन किसके लिए हुआ? वन संरक्षण के लिए। फिर अपन ने बात की खेजड़ली आंदोलन कब हुआ? 1730 में। नेतृत्व किसने किया था? अमृता देवी ने। उस समय मारवाड़ के शासक कौन थे? तो मारवाड़ के शासक थे महाराजा अभय सिंह। अब बात करते हैं कि विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला कहां आयोजित होता है? खेजड़ली में। इसके अलावा राजस्थान का सबसे बड़ा वन, जो राजस्थान सरकार द्वारा दिया जाने वाला वनों से संबंधित पुरस्कार कौन सा है? तो अमृता देवी वन संरक्षण पुरस्कार 1994 में इसे शुरू किया गया। इसके अलावा विष्णु संप्रदाय में पेड़ों के प्रति या पर्यावरण के प्रति इतना अच्छा प्रेम है, तो उनके देखो उन्हीं की जबानी में एक कहावत प्रसिद्ध है, सिर साटे तो रूख भी सस्तो जान। सवाल पूछा जाता है किस संप्रदाय के लिए उक्त जो उक्ति है प्रसिद्ध है? तो सिर साटे तो रूख भी सस्तो जान, ये विष्णु संप्रदाय के लिए कहा जाता है कि अगर अपना गला कट जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन एक भी पेड़ कटना नहीं चाहिए, वो अपने लिए सस्ता सौदा होगा। अगर पेड़ कट गया तो अपने लिए बहुत महंगा सौदा
होगा। और राजस्थान में पर्यावरण संरक्षण के लिए जानी जाती है कौन सी जाति या कौन सा संप्रदाय? विष्णु संप्रदाय। ठीक है भाई, ये था आपका। अगला सवाल देखते हैं इसके साथ। राजस्थान में सर्वाधिक, कहां पर? राजस्थान में सर्वाधिक महिला साक्षरता। अब सवाल पूछता है महिलाओं से संबंधित राजस्थान में साक्षरता, तो ध्यान रखना राजस्थान में महिला से संबंधित साक्षरता में 4 ऑप्शन है, जयपुर है, दौसा है, कोटा है और जयपुर है। दोस्तों महिला साक्षरता सर्वाधिक राजस्थान के किस जिले की है? कोटा की है। कहां पर की है? कोटा की। कहां की? कोटा की। और सबसे ज्यादा साक्षरता राजस्थान की किस जिले की है? कोटा की। यानी महिला जहां साक्षर है वही जिला कौन किस में अग्रणी है? पूरी साक्षरता में अग्रणी है। आगे बात करते हैं साक्षरता से संबंधित 1-2 बातें कि राजस्थान के अंदर साक्षरता कितनी है। तो राजस्थान की साक्षरता है 66.1%। ठीक है, अब बात करते हैं महिलाओं की साक्षरता की। तो देखो राजस्थान के अंदर महिलाओं की साक्षरता है वो है लगभग 52%। ठीक है, इसके अलावा पुरुष साक्षरता है वो 79% है। भारत के अंदर राजस्थान का साक्षरता में बहुत अधिक स्थान है, वो पिछड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये थी आपकी महिला साक्षरता से संबंधित। और सबसे कम महिला साक्षरता पूछ ले कभी तो याद रखना राजस्थान का एक जिला है जिसका नाम है जालोर। क्या नाम है? जालोर में सबसे कम क्या है? महिला साक्षरता है। अब पढ़ते हैं अगला सवाल। क्या कहता है अगला सवाल? देख लीजिए, पढ़ लीजिए, बताइए। राजस्थान पर्यटन विकास निगम जिसका नाम है आरटीडीसी का मुख्यालय कहां है? अब किसका मुख्यालय पूछा है? आरटीडीसी का। और तो देखिए दोस्तों इसका जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं उदयपुर, जयपुर, जोधपुर और अजमेर, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जयपुर। क्या होगा भाई? जयपुर। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि आरटीडीसी क्या है, तो आरटीडीसी क्या है? राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कारपोरेशन। ठीक है, राजस्थान पर्यटन विभाग। ये देखो इसके बारे में अगर अपने को पढ़ना है तो आरटीडीसी का कार्यालय कहां है भाई? जयपुर है। अब सवाल यह पूछा जाता है कि राजस्थान में आरटीडीसी यानी राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कारपोरेशन की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुई थी? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो एक समिति थी जिसका नाम था मोहम्मद यूनुस समिति। महमूद यूनुस समिति, ये महमूद यूनुस समिति, यानी मोहम्मद यूनुस है वो आईएएस है और इन्होंने इस समिति की रिपोर्ट दी थी। कहा भाई पर्यटन को है उद्योग का दर्जा दो। इसी बात का ध्यान रखना कि राजस्थान में पर्यटन उद्योग का दर्जा देने वाला, राजस्थान पर्यटन उद्योग को दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य है राजस्थान। कौन सा है? पहला राज्य है। अगर किसी राज्य ने पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया तो पहला राज्य कौन सा है पूरे भारत में? राजस्थान में। अगर पर्यटन से संबंधित कभी सवाल आ जाए कि भारत के अंदर या फिर राजस्थान के अंदर, अब बात करते हैं राजस्थान की, तो राजस्थान में सर्वाधिक विदेशी पर्यटन कहां पर आते हैं भाई? तो राजस्थान में सर्वाधिक विदेशी पर्यटन आते हैं जयपुर में। ठीक है, इसके अलावा कहा जाता है कि जो व्यक्ति भारत में घूमने आएगा 3 में से 1 आदमी राजस्थान में भी घूमने आएगा। और सर्वाधिक देशी पर्यटन देखने हैं तो सर्वाधिक देशी पर्यटन आते हैं अपने अजमेर में। कहां पर आते हैं भाई? अजमेर में। ठीक है भाई, इसके अलावा सवाल यह पूछा जाता है कि आरटीडीसी की स्थापना कब हुई थी? तो आरटीडीसी की स्थापना 1994 में हुई थी। ध्यान रखना 1994 में हुई थी। इसके अलावा सवाल पूछा जाता है पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यटन दिवस। तो विश्व पर्यटन दिवस हमेशा ध्यान रखना वो मनाया जाता है 27 सितंबर। कब मनाया जाता है? 27 सितंबर को। ठीक है भाई, तो ये पर्यटन से संबंधित जो महत्वपूर्ण सवाल पिछले एग्जामों में आ चुके हैं। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल। और नेक्स्ट सवाल क्या है देखिए, क्या है? जोधपुर का प्रसिद्ध बादला। जोधपुर का प्रसिद्ध बादला निम्नलिखित में से क्या है? 4 ऑप्शन दिए आपको। पहला है लकड़ी का मंदिर है, ब में जस्ते की बनी पानी की बोतल है, स जरी की बनी साड़ी है और द में है टेराकोटा की मूर्तियां। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जस्ते की बनी पानी की बोतलें हैं। देखिए जस्ते की बनी पानी की बोतलें हैं, ये जोधपुर में ही बनती है और बहुत अधिक प्रसिद्ध है। ठीक है, इसके अलावा कहीं नहीं बनती है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। ठीक है, अब देखते हैं अगला सवाल। और अगला सवाल क्या कहता है आपकी स्क्रीन पे ये देखिए, राजस्थान के गांव कच्छवाली और मंडावर किसके लिए प्रसिद्ध है? यह सवाल कई बार पूछा गया है और 4 ऑप्शन है इसके। शराबबंदी के लिए, ब स्मार्ट गांव के लिए, सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए और जल संरक्षण के लिए। दोस्तों कच्छवाली या फिर कह सकते हो मंडावर, ये किसके लिए जाने जाते हैं? ये शराबबंदी के लिए जाने जाते हैं। यहाँ के लोगों ने इन गांवों में पूर्ण रूप से क्या किया था? शराबबंदी पर पूर्णतः रोक लगा दी थी। ठीक है, अब पढ़ते हैं अगला सवाल।
जैसलमेर शहर के को निम्नलिखित में से किस लोकप्रिय नाम से जाना जाता है? यानी जैसलमेर शहर का पूछा है। अब जैसलमेर को किस नाम से जाना जाता है? 4 ऑप्शन है आपके पास। देखिए 4 ऑप्शन है। अ में सुनहरा शहर, ब में गुलाबी शहर, स में नीला शहर और द में श्वेत शहर। तो ध्यान रखना दोस्तों, 4 ऑप्शन है। अगर इसको इंग्लिश में पढ़ें, अब देखिए इसको वापस इंग्लिश में पढ़ते हैं। गोल्डन सिटी, पिंक सिटी, येलो सिटी एंड व्हाइट सिटी। तो देखो गोल्डन सिटी किसको कहा जाता है? गोल्डन का मतलब सुनहरा होता है, और सुनहरा शहर किसको कहा जाता है? जैसलमेर को। ध्यान रखना। अब 4 ऑप्शन है, इसके अलावा इर्द गिर्द है, वो भी अपन देख लेते हैं। देखो इसके अलावा 4 और तीसरे और 3 ऑप्शन है, वो क्या क्या है? देखो गुलाबी शहर जयपुर को कहा जाता है, नीला शहर जोधपुर को कहा जाता है, श्वेत शहर व्हाइट सिटी उदयपुर को कहा जाता है। इसके अलावा कई बार सवाल पूछे जाते हैं जैसलमेर के उपनाम से संबंधित। तो जैसलमेर की क्या क्या उपनाम है? तो देखिए इसको कहा जाता है सुनहरा शहर, जो आपके अभी एग्जाम में दिया है, जो हमने दिया है सुनहरा शहर। इसके अलावा जैसलमेर को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है, देखिए बहुत ही बढ़िया सवाल है, और सवाल क्या है? राजस्थान की स्वर्ण नगरी। सुवर्ण नहीं है, स्वर्ण नगरी। स्वर्ण नगरी भी किसको कहा जाता है? जैसलमेर को। जैसलमेर को और क्या कहा जाता है? तो ध्यान रखना, जैसलमेर को कहा जाता है हवेलियों का शहर। किसका शहर? हवेलियों का शहर। इसके अलावा इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है मांड। इसको कहा जाता है मल। क्या कहा जाता है? मल प्रदेश कहा जाता है, या माल प्रदेश कहा जाता था प्राचीन जमाने में। इसके अलावा ध्यान रखना, जैसलमेर को कहा जाता है दुंगल प्रदेश। कौन सा प्रदेश? दुंगल प्रदेश कहा जाता है जैसलमेर को। ठीक है, और कई उपनाम है, जैसे याद रखना जैसलमेर को कहा जाता है झरोखों की नगरी। किसकी नगरी? झरोखों की नगरी। झरोखों की नगरी इसलिए क्योंकि जैसलमेर किसके लिए प्रसिद्ध है? क्षत्रियों के लिए, हवेलियों के लिए। इसके अलावा क्या कहा जाता है इसको? गलियों का शहर। किसका शहर कहा जाता है? गलियों का शहर। ध्यान रखना, गलियों का शहर भी कहा जाता है जैसलमेर को। अब देखो इसके अलावा एक और कहा जाता है राजस्थान का अंडमान। राजस्थान का अंडमान। इसके अलावा क्या कहा जाता है? रेगिस्तान का गुलाब। रेगिस्तान का गुलाब। इसके अलावा क्या कहा जाता है? ध्यान रखना, एक व्यक्ति थे जिन्होंने जैसलमेर को कहा था स्वर्ण नगरी। किसने कहा था? जिन्होंने पथेर पंचेली फिल्म बनाई थी। कहां के रहने वाले थे? पश्चिम बंगाल के रहने वाले थे, और क्या थे? वो एक फिल्म निर्देशक भी थे। ठीक है, तो उन्होंने जैसलमेर को क्या कहा था? स्वर्ण नगरी यानी गोल्डन सिटी कहा था। गोल्डन सिटी। और एक और, जैसलमेर को कहा जाता है पीला शहर। पीला शहर क्योंकि पत्थर कहां है? कैसे हैं जैसलमेर के? पीले पत्थर है। तो दोस्तों इसके अलावा जैसलमेर को जो आज हाल ही में सौर ऊर्जा के लिए जाना गया है, सॉरी पवन ऊर्जा के लिए, पवन ऊर्जा के लिए वहां पर क्या लगाए गए हैं? बहुत अधिक पंखे। तो जैसलमेर को कहा जाता है पंखों की नगरी। किसकी नगरी भाई? पंखों की नगरी। दोस्तों ये थे आज राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के 10 महत्वपूर्ण सवाल। इसके अलावा इसके आसपास बनने वाले जितने सवाल थे वो सब अपन ने पढ़ने का प्रयास किया। आपको पसंद आए होंगे। तो दोस्तों लगातार वीडियो को जुड़ने के लिए हमारे चैनल तक्षशिला एकेडमी जोधपुर है, इसको आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को भी बताइए कि भाई इससे कितना फायदा हो रहा है। बात 10 सवाल की नहीं है, 10 सवाल के आसपास कितने कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वो देखिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।